इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान की बात कार्यक्रम में सभी किसान मित्रों और साथियों को नमस्कार। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं रजनीश। तो रजनीश, किसान की बात में आज जो हम बातें लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण होती हैं और हर किसान भाइयों के लिए होती हैं। और देखिए, किसान भाई भी हमारे जैसे ही हमारे किसान की बात कार्यक्रम का समय होता है, वो भी रेडियो सेट पर आकर आराम से बैठ जाते हैं कि भाई आज कौन सी जानकारी होगी। कुछ सही कहा प्रतिमा। और देखिए, जैसे किसान भाई बहन बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में हर तरह की नित्य नई जानकारियां कृषि से संबंधित जुड़ी होती हैं। हम विशेषज्ञों से मिलाते हैं और जो भी कहते हैं ना, कृषि के क्षेत्र में जो भी नया हो रहा है, वो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको रूबरू कराएं। और रजनीश, एक खास बात ये भी होती है कि किसान भाइयों के लिए, चाहे हमारी सरकारें हों या हम लोग हों, जो जिस तरीके की बातें करते हैं, सबसे जो मूल तत्व यही रहता है कि हमारे किसान भाइयों की जो फसल है वो भरपूर उनको मिल सके, गुणवत्तापूर्ण मिल सके और उनकी आय का जो अर्जन है वो दोगुना हो सके। बिल्कुल। और वही कृषि वैज्ञानिकों के जो नए नए अनुसंधान शोध कार्य होते हैं, उनके जरिए किसान भाइयों को वैज्ञानिक तरीके और वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे की जाए, उसकी जानकारियां भी हम लगातार उनको देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो किसान भाइयों के लिए बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिनमें उनकी अपनी उपज का दाम और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जा सकता है। अब सब्जियों की बात करें तो भाई, हरी सब्जियां भी ऐसी सब्जियां हैं जिनसे आय बहुत अच्छी खासी होती है किसान भाइयों। बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिमा। देखिए, जो फल और सब्जियां हैं ना, ये किसानों के लिए एक बड़ा फायदेमंद हो सकता है। देखिए, अधिक कैलोरी और शुद्ध लाभ। अधिक कैलोरीज की बात करें तो फलों एवं सब्जियों से प्रति इकाई जो अधिक कैलोरी प्राप्त होती है, अर्थात फलों एवं सब्जियों का थोड़ी मात्रा में सेवन करने से हमें अधिक शक्ति प्राप्त होती है। और अगर हम शुद्ध लाभ की बात करें तो शुभ लाभ प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक होता है। उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति, सब्जी फलों से ईंधन, लकड़ी व तेल और भी बड़े सारे बायो प्रोडक्ट बनते हैं। और एक खास और बात बताओ कि जैसे अभी मैंने हरी सब्जियों की बात की और तुमने बताया कि बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनसे और भी चीजें हमें मिलती हैं, जहाँ स्वास्थ्य की बात करें, जहाँ ईंधन की बात करें। वहीं एक सब्जी ऐसी है जिसे हम कंद वाली सब्जियां कहते हैं, यानी कि जड़ वाली। और मैं अब उसका नाम लेती हूँ। उनमें से एक है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। बताओ ये क्या है? भाई, ये तो आपने बड़ा एकदम वैज्ञानिक नाम है इस सब्जी लेकिन का। भाई, इसका जनरल नाम भी बता दें कि ताकि हमारे बहुत सारे भाइयों को जिनको ना पता हो तो हम सबको भी पता लग जाए। मुझे भी नहीं पता। तो चलिए, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा का जो नाम है वो दुनिया भर में प्रचलित है, अरबी या दुनिया के नाम से। अरबी तो हमने बहुत बार खाई है, तो ये तो आपने बड़ा इसका साइंटिफिक नाम भी बताया। तो चलो, अच्छी बात है कि हमें जनरल नाम और साइंटिफिक नाम दोनों पता होने चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, ये जो सब्जी है वैसे तो कहते हैं कि औषधीय गुणों से भरपूर होती है और ये वर्ष में 2 बार ली जाती है, गर्मी और बरसात के मौसम में ली जा सकती है। अब देखिए, आज का जो विषय है हम चुनकर ही यही लाए हैं कि अरबी की वैज्ञानिक ढंग से काश्त कैसे की जाए। जी। और इसके लिए जो आमंत्रित विशेषज्ञ हैं हमारे, वो है डॉक्टर BS तोमर, अध्यक्ष शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज मिलने वाली है। चलिए सुनते हैं। आइए सुनते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरबी की किस तरीके से खेती की जाए और इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर, जो कि अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद शिवनंदन जी। जो किसान भाई इस समय अरबी की खेती करना चाहते हैं, जिसको हम घुइयां कहते हैं जी,
तो डॉक्टर साहब, क्या ये लगाने का सही समय है? बिल्कुल, वातावरण की जो परिस्थितियां हैं जिसमें दिन का तापक्रम 30 डिग्री से ज्यादा है और रात्रि का तापक्रम जो है 20 डिग्री के आसपास है, ऐसे में इसकी बुआई सीधे करने की बहुत आदर्श अवस्थाएं हैं। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो खेती हमारे किसान भाई करते हैं और अलग अलग तरीके की मिट्टी में भी फसलें उगाते हैं। क्या घुइयां के लिए जो अरबी की खेती हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, क्या कोई विशेष मिट्टी की जरूरत पड़ती है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी प्रकार की मिट्टियों में अरबी और घुइया को नहीं उगाया जा सकता। इसके लिए बलुई दोमट या दोमट किस्म की कार्बन तत्व से परिपूर्ण मृदाएं इसके लिए बेहतर रहती हैं और ऐसे खेत चुनने चाहिए जिसमें जल निकास की व्यवस्था हो और बहुवर्षीय खरपतवारों का उसमें प्रकोप न हो, क्योंकि अरबी को जल भराव पसंद नहीं है। हालांकि ये अधिक गर्मी एवं अधिक आर्द्रता को सहन करने के लिए सक्षम है, परंतु जल भराव इसके विकास और कंदों के विकास के लिए बेहतर नहीं माना जाता। इसके साथ ही साथ जो मृदा का जो पीएच है वो 6.5 से लेके और 7 के बीच में होना चाहिए। और मैं उन किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा जो गर्मी के मौसम में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अरबी उगाना चाहते हैं और उनकी जमीन की लवणता में है, यानी कि उनकी पीएच 7 से ऊपर अगर है, तो उनको पत्तियों के गर्मी के मौसम में जलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई जिनकी खेतों में सैलिनिटी है और उसका लेवल 7 से 7.5 के बीच में है, तो ऐसे खेतों में अरबी को उगाने की मैं सिफारिश नहीं करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये तो रहे मिट्टी की बात, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि अरबी हमेशा मिट्टी के अंदर पनपती है, तो उसके लिए खेत की तैयारी क्या विशेष तरीके से करने की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो बिजाई के लिए खेत की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। किसान भाई अपने पहले खेत को 2 बार कल्टीवेट ये डिस्क चला करके गहरी जुताई कर लें और उसके बाद उसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें, फिर उसमें पानी लगा दें। और उससे पहले ही उसमें जब पानी लगाने से पहले ही किसान भाई 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर हम ये कहें कि 15 से 20 गाड़ी गोबर की खाद अगर उसमें मिला लेते हैं तो वो उसके लिए बेहतर रहेगा। और उसके बाद उसकी प्लेवा कर दें और प्लेवा जैसी कंडीशन में आए तब उसको जो है कल्टीवेटर चला करके मिट्टी को महीन कर लें, ताकि कंदों के अंदर कंदों को बीजने में, उनको ठीक प्रकार से प्लेस करने में अधिक श्रम ना लगे। और साथ ही साथ जब हम पहले जुताई कर लेते हैं और प्लेवा कर लेते हैं, जो अभी गर्मी के जो मौसमी खरपतवार हैं वो अधिकतर उग जाएंगे और उनकी संख्या को हम कम कर सकते हैं। और इस प्रकार से किसान को उसमें अतिरिक्त रूप से जो खरपतवार नाशी है उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरबी की खेती वहीं करनी चाहिए जहां सिंचाई के अच्छे साधन हो। यस, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी सब्जी, अरबी नहीं कोई भी सब्जी फसल बिना पानी के संभव नहीं है, विशेष करके गर्मी के मौसम में। जो किसान भाई अरबी की खेती करना चाहते हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास फसल की मांग के अनुरूप पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि नहर की सिंचाई हो या ट्यूबवेल की सिंचाई हो या पंपिंग सेट से हो। और मैं तो बताना चाहता हूँ कि अधिकांशतः उत्तर भारत के किसान जो अरबी की खेती करते हैं वो ज्यादातर पत्तों के लिए करते हैं जी। और इसके पत्ते पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमारे पास खेत की गुणवत्ता अच्छी नहीं है या लवणता है, पानी लवण युक्त है या बहुत ज्यादा गर्मी है, जिन क्षेत्रों में लू चलती है और किसी प्रकार का फसलों का बैरियर के रूप में अवरोध नहीं होता, तो ऐसे सावधानी के साथ हमारे किसान भाइयों खेत का चयन करके अरबी की खेती को सफलतापूर्वक लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बात आती है किस्मों की कि कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनकी बिजाई करके किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, फसल की सफलता निश्चित रूप से इस बात के ऊपर निर्भर करेगी कि हम किस प्रकार की गुणवत्ता का बीज और कौन सी किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं। बताना चाहूंगा अपने किसानों को कि 2 किस्में ऐसी हैं जिनमें फाइटोपथोरा एक डिजीज आती है, बीमारी आती है, इसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो उन बीमारियों को सहन करने की क्षमता रखने वाली जो 2 किस्में हैं वो हैं मुक्ताकेसी और जनखरी। ये विशेष रूप से चिन्हित की गई हैं। इन किस्मों को हम लगा सकते हैं। इसके अलावा कदमा लोकल है, नादिया लोकल है, इनके अंदर भी फाइटोपथोरा को सहन करने की काफी क्षमता है। तो किसान भाई इन 4 किस्मों में से कोई भी किस्म ले सकते हैं। और इसके लिए बीज की जो मात्रा है वो 800 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। जब हम ये 800 से 1000 किलोग्राम की बात करते हैं तो इसमें कंदों का आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। 25 से 30 ग्राम के कंद बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। और हम अपने किसान भाइयों को भी बताना चाहेंगे कि आप कंदों को भंडार से निकाल लें या जो भी उच्च गुणवत्ता का बीज आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लाने के बाद थोड़ा
गीला करके और जूट के टाट के अंदर या छायादार जगह में 2-3 दिन के लिए 4 दिन के लिए रख दें, ताकि उसमें स्प्राउट हो जाए, जमाव पूर्ण हो जाए। अन्यथा बिजाई के बाद 10 से 12 दिन का समय लग जाता है और उससे फसल की अवधि बढ़ जाती है। अगर हमारे किसान भाई अपने कंदों को पहले ला करके उनको स्प्राउट कर लेते हैं, जैसे हम आलू में सिफारिश करते हैं कि हमें अपना आलू के पहले बीज को कोल्ड स्टोर से निकाल करके उनकी अंकुरित करा लेते हैं और उसको तब बिजाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अरवी को भी हमें अंकुरित करके बिजाई करना चाहिए। इससे फसल की अवधि में कमी आ जाएगी और पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। जांच हो जाती है कि कौन सा बीज ठीक है। अगर अंकुरित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये भी बात महत्वपूर्ण है कि अगर कई बीज अंकुरित नहीं होते, उनमें आंखों की संख्या कम होती है या भंडारण के दौरान कीड़ों में उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा देते हैं, ट्यूबर मोथ आ जाता है अक्सर भंडारण में, तो वो उसके जो आंखें होती हैं, बर्ड आईज होती है, उनको खा जाता है, ऐसे कंद नहीं उगते हैं। अगर हम स्प्राउट करते हैं तो ऐसे कंदों को हम निकाल सकते हैं। और मैं तो ये भी सिफारिश करता हूँ कि किसान भाई अपने कंदों को बुआई करने से पहले उनका उपचार करें। उपचार करने के लिए बाविस्टिन का घोल इस्तेमाल में लाया जा सकता है और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उसमें आधा घंटे के लिए कंदों को डुबो करके रख दें, तो उसमें जो विल्ट वगैरह है या सड़न की रोग आने की संभावना भी कम हो जाती है। और आजकल हमारे देश में कार्बनिक खेती या प्राकृतिक खेती का हम तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम अपने कंदों का उपचार ट्राइकोडर्मा विरिडी से कर लें तो हम जो जमाव के समय या सड़न की बीमारी आती है उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका बिजाई का तरीका क्या है? देखिए, ये जो है हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी फसल हो, चाहे अरवी हो या दूसरी फसल हो, पंक्तियों में बुआई करनी है। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर छोटे पैमाने पे किसान भाई खेती कर रहा है तो वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइनों को लगा सकते हैं। और जब हम इसको बड़े पैमाने पे व्यवसायिक स्तर पे करते हैं तो हम कहते हैं 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रिज बनानी चाहिए। खेत को तैयारी करने के बाद उसमें मेड़े बनाएं, छोटे आकार की मेड़े बनाएं और रिज के अंदर ही उनकी कंदों की बुआई करें। और कंदों की जो गहराई रहती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पे कंदों की बिजाई की जाती है। और एक ध्यान रखने की बात यह, कंदों को जब हम हाथ विधि के द्वारा बुआई करते हैं तो कंदों को सीधा खड़ा ना करें, उनको हॉरिजॉन्टल लिटा के रखें, सीधा नहीं खड़ा करना है, वर्टिकल। उसका फायदा ये होता है कि उससे जमाव बेहतर होता है, जल्दी होता है, क्योंकि कंद के बड़े भाग को नमी मिलती है। और जब हम उसको सीधा खड़ा कर देते हैं तो उससे जमाव में देरी होती है और कम जमाव होता है। तो ये बात भी हमारे किसान भाई बुआई के समय ध्यान रखें। और एक बात और है कि कोई भी फसल बेहतर प्रदर्शन तभी कर पाती है जब हमारे खेत में पोषक तत्वों की उपलब्धता बेहतर हो या फसल की मांग के अनुरूप हो। जैसा कि हमने बताया कि 15 से 20 टन गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा का भी इस्तेमाल करना है। उसमें हमारे किसान भाई 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बात आती है कि इस मात्रा को इस्तेमाल कैसे करना है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा, इसको खेत की अंतिम तैयारी के समय या बुआई के समय जब मेड़ों का निर्माण करते हैं तब मिला देना चाहिए। और जो बची हुई आधी मात्रा है उसको नाइट्रोजन की और पोटास की, वो किसान भाई जब जमाव हो जाए, जमाव होने के 7 से 10 दिन के बाद निराई गुड़ाई करते हैं, उस समय आधी मात्रा, जो आधी नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा बची हुई है, उसकी आधी मात्रा पहली निराई गुड़ाई के समय मिलाना चाहिए। और बची हुई अंतिम मात्रा जो है नाइट्रोजन की और पोटास की, वो 30 दिन के बाद जब मिट्टी चढ़ाते हैं तब उसको लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जो है पौधे को, फसलों के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे और बढ़वार अच्छी हो जाएगी। और ये जो पोटेशियम है, पोटास का इस्तेमाल हम जितनी भी जड़ वाली फसलें हैं, कंद वाली फसलें हैं, उसमें इस्तेमाल करने की अधिक मात्रा में सिफारिश इसलिए करते हैं क्योंकि कंदों के बेहतर विकास के लिए, अच्छी गुणवत्ता के विकास के लिए पोटेशियम का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे तो हम सिफारिश करते हैं कि भाई हमारे किसान भाई पहले अपनी मिट्टी की जांच करा लें, जांच के आधार पे जो संस्तुत की गई नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा है उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। अन्यथा किसान भाई अपने पूर्व अनुभव के हिसाब से भी इन उर्वरकों की मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, सिंचाई है, खरपतवार नियंत्रण है, तो क्या किसान भाई हर सिंचाई के बाद निकाई गुड़ाई करें? देखिए, उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, गर्मी के मौसम में जब हम अरवी की खेती करते हैं, हमें 8 से 10 दिन के अंतराल पर पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। और पानी की अवधि देने की क्या होगी, वो निर्भर करेगी वातावरण की परिस्थितियों पर। अगर वातावरण की परिस्थितियां ज्यादा शुष्क है, तापक्रम अधिक है, तो ऐसे में हमें जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको नमी युक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। जब हम खेत में नमी बनाए रखते हैं तो एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। जब जमीन से पानी उड़ता है तो पौधे के आसपास के क्षेत्र में नमी बन जाती है। अगर तापक्रम अधिक भी है और या लुएं चलती हैं तो ऐसे में पत्तियों के झुलसने की संभावना भी कम रह जाती है। ऐसे कुल मिलाकर के 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और अगर बीच में वर्षा हो जाती है, मानसून से पहले की वर्षा हो जाती है, तो 1-2 सिंचाई उसमें कम हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप लू का जिक्र कर रहे थे, क्या उसकी बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं? निश्चित रूप से हमारे किसान भाई, जो मैं देखता हूं दिल्ली के आसपास या तो 100 किलोमीटर की दायरे में काफी मात्रा में अरवी की खेती पत्ते के लिए करते हैं विशेष रूप से। तो ऐसे में पत्ते की गुणवत्ता बेहतर, तो लू से बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए किसान भाई एक बैरियर क्रॉप लगा सकते हैं। अपने खेत के चारों तरफ ज्वार की बिजाई कर सकते हैं, मक्का की बिजाई कर सकते हैं, या क्यारी बना करके 2 मेड़े जो है चारे की डाल सकते हैं, ज्वार की डाल सकते हैं, बाजरे की डाल सकते हैं, मक्का की डाल सकते हैं, जो एक बैरियर का काम करेगी और जो गर्म हवाएं हैं उनको होने वाले नुकसान से कम करेंगी। तो मिश्रित खेती भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बैरियर क्रॉप लगाएं, जैसे मैंने कहा कि 2 रो मक्का की या बाजरा की या ज्वार की लगाएं, तो इससे लू से काफी हद तक हमारे किसान भाई अपनी अरवी को बचा सकते। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि पत्ते के लिए खेती करते हैं, अब बहुत से किसान भाई उसमें जो फलत मिलती है अरवी घुइया की, उसके लिए ही करते हैं, तो उसको बीच बीच में भी बहुत किसान भाई उसको निकाल के बाजार में बेचते हैं। तो निकालते समय क्या सावधानी? देखिए, अरवी जो है 8 से 10 महीने की फसल है। ये लंबी अवधि की फसल है और इतना लंबा समय हमारे उत्तर भारत के किसान तो इंतजार नहीं करते सामान्यतः, इसलिए वो पत्ता बेचते हैं पहले, क्योंकि पत्ते के भाव अच्छे मिलते हैं। और कुछ जब अरवी निकालते हैं तो अगर पत्ता नहीं बेचना है, अरवी बेचनी है, तो कटाई से पहले 2 बातें इसमें कही जाती हैं जो इस्तेमाल में लानी चाहिए। एक तो जितने पत्तियां हैं उनको सबको बांध दिया जाए। खुदाई करने से 1 महीना पहले पत्तियों को बांध दें। बांधने से क्या होगा कि पत्तियां आगे नई पत्तियों का निर्माण नहीं करेंगी, इससे कंदों के फुलाव में मदद मिलेगी। और निकालने से 10 दिन पहले हमें सिंचाई भी बंद कर देनी चाहिए और उसके बाद इनकी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई करके उनकी छटाई करें, उनको श्रेणीबद्ध करें और थोड़ा उनको रचा करके तब किसान भाई बाजार में जूट के बोरों में या प्लास्टिक की टोकरियों में भर करके बाजार में विपणन के लिए ले जा सकते। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से किसान भाई अरवी की खेती कर सकते हैं। यहाँ तक बिजाई से लेकर के आपने बाजार तक की बात बता दी और निश्चित तौर पे किसान भाई जागरूक हैं ही और सारी बातें जानते हैं। शिवनंदन जी, समय अनुमति हो तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें जो बीमारियां हैं जी, बीमारी के रूप में सबसे बड़ी बीमारी आती है फाइटोपथोरा ब्लाइट। ये पत्तियों को जला देती है और अगर ये एक बार पत्ती में आ जाती है तो फिर पत्ती की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो जैसे कि हमने कहा किसान भाइयों को, ये जो 4 किस्में हमने बताई, इनको मुक्ता केसी है, जनखरी है, या जो है ये नादिया लोकल है, कदमा लोकल है, इनके अंदर ये बीमारी कम आती है या इनकी सहन करने की क्षमता। नहीं तो किसान भाई अपनी फसल में जब पत्तों का विकास होना शुरू हो जाता है तब 12 से 15 दिन के अंतराल पर इसको डाइथेन M45 0.25% मात्रा यानी कि 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके 12 से 15 दिन के अंतराल पर इसको बचाव के रूप में छिड़क सकते हैं, क्योंकि इसमें बचाव ही नियंत्रण है। अगर एक बार ये बीमारी आ जाती है तो फिर पत्ते की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वो पत्ते को भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, तो कंदों का विकास भी शिथिल हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे में बचाव ही हमारा नियंत्रण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को अरवी में ये सावधानी बरतनी है। लेकिन डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को एक और सलाह दी जाती है कि जो पत्ते के लिए खेती करते हैं, जब भी दवा का छिड़काव करें तो उसके कम से कम उसकी अगर कटाई करते हैं तो 1 हफ्ते बाद ही काट के बाजार ले जाए। ये भी जरूरी है कि भाई हमारे ये तो उपभोक्ता के हित में भी है, किसान के हित में भी है। अगर हम पत्तों के लिए खेती करते हैं 8 से 10 दिन पहले छिड़काव करना चाहिए, उसके बाद पत्तों करना। हालांकि ये फफूंदनाशी है, लेकिन फिर भी हमें इस बात की सावधानी रखनी है कि किसी भी तरह से उपभोक्ता के खाने में फफूंदनाशी या कीटनाशी ना जाए। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पर किसान भाई उसका फायदा उठाएंगे। डॉक्टर BS तोमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इतनी विस्तार से जानकारी हमें मिली। विषय था जो हमारा वो था अरवी की वैज्ञानिक ढंग से काश्त और
विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर, अध्यक्ष शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। जानकारी बहुत ही बेहतरीन थी। जैसा कि बीच में पूछा गया कि भाई जो इसके पत्ते होते हैं अरबी की, वो भी बीच में हमारे किसान निकाल के बाजार में बेचते हैं, तो ये भी एक आय का बड़ा अच्छा साधन हो जाता है कि कहते हैं आम की आम और गुठलियों के दाम। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा आपने। और देखिए जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हमें थोड़ी सावधानियां भी बरतनी चाहिए जिससे किसानों का हित भी हो और उपभोक्ता का हित भी हो। जी बिल्कुल। और साथ में ये भी बताया कि जो बैरियर क्रॉप लगा सकते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, वो लगा के वो भी हमारी खेती हो रही है। जैसे मोटे अनाज की बात कर रहे थे, उसमें के साथ साथ हमारी अरबी की खेती भी हो रही है। बहुत ही बढ़िया जानकारी थी। और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, हाजिर होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। रजनीश देखो, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि भाई मैड बनाएं, और 4 जो मैड बना सकते हैं वो बाजरे या मक्का की आप ले सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जो मोटे अनाज हैं वो कम लागत में ज्यादा उत्पादन हो जाते हैं, साथ में उनके कोई दूसरी सब्जी भी हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से जब बाजरे की बात करते हैं, बाजरा एक ऐसा मोटा अनाज है जिससे आप नमकीन बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, और ये इतना पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें पूरा फाइबर होगा, इसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो भी तत्वों की जरूरत होती है भरपूर होते हैं। और भाई अब तो जिस तरीके से इसका इतना हम लोग जानकारियां देते हैं, और जिस तरीके से ये जो हमारा 2023 है मिलेट्स ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स मनाया जा रहा है, उस तरीके से हर एक व्यक्ति को इन मोटे अनाजों की जो जानकारी है वो मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और देखिए पूरी दुनिया में अब इसका, क्योंकि ये 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट है, और पूरी दुनिया में इसकी मांग भी बढ़ रही है, इसका बाजार भी बड़ा हो रहा है, जो कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। और इसे सुपर फूड कहा जाता है, और इसमें के बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषक हैं, तो पूरी दुनिया में अब इसकी मांग बढ़ेगी और हमारे किसानों के लिए बेहद लाभदायक होगी। और सबसे खास बात ये ग्लूटेन फ्री होता है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें स्वस्थ रहना है और हमारी जो शेप है हमारी बॉडी की, उसको सही फिट रखना है। भाई पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा विश्व गुरु है अब हिंदुस्तान, तो स्वस्थ रहना पहले हमारी अहमियत हो जाती है। तो इस तरीके के अनाज खाकर भी हम स्वस्थ रह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कहा। तो और इसी पर एक हमारे किसान जो हैं वो किसान भाई हैं, किसान मित्र, उनकी एक बातचीत सुनते हैं। चलिए जी नमस्कार, मैं किशन सिंह गुसाई कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ। मिलेट्स की खेती में तो खास मंडवा है, और इसके साथ में हम धान की खेती भी करते हैं, गेहूं की फसल भी करते हैं। पर इसमें मंडवा इसलिए है कि इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ये कम पानी में भी हो जाता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये बहुत बढ़िया अनाज है, क्योंकि इसमें फाइबर जो होता है वो ज्यादा होता है। उस गेहूं में तो फाइबर बहुत कम होता है और मंडवा में बहुत ज्यादा होता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए, जैसे हमारे शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए तो बहुत लाभकारी है। कम पानी में हो जाता तो ज्यादा पानी भी इसके लिए नुकसानदायक है। अगर कहीं पे पानी इकट्ठा होता है तो ये सड़ जाता है। और पहाड़ों में इसकी ज्यादा खेती होती थी, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे, बारिश पे निर्भर था। अगर सरकार चाहे तो उनको रिवर्स प्लान करा करके इस मोटे अनाज के जो हमारा फाइबर युक्त है इसकी खेती करवा सकती है। लोगों का सेहत भी बनी रहेगी और देश भी स्वस्थ रहेगा। और पहाड़ों में जहाँ ढालदार खेती थी वहां जुताई होती थी, तो उसमें इसको बोया जाता था, उसमें जो भी हो, और धान तो नहीं उसमें, तो उस समय उसको मंडवा लगा देते थे। स्वाद में तो स्वादिष्ट है, हम जिन्होंने खाया हमको तो पता है, हम स्वादिष्ट मानते हैं इसको। सबसे अच्छा होता है सर्दियों के लिए, विशेष रूप से पौष्टिक भी है, थोड़ा गर्मी भी देता है, शरीर को गर्म रखता है, और उसके साथ में इसमें जो फाइबर है वो तो है ही। इसको यहाँ मंडवा हिंदी नाम है इसका, पहाड़ी भाषा में से क्वाद कहते हैं।
और रागी, जो दक्षिण भारत में रागी नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा है अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से। इसके मूलतः तो रोटी बनती है। रोटी के अलावा आजकल उत्तराखंड सरकार इसके बिस्कुट भी बनवा रही है, पहाड़ों में बनते हैं इसके बिस्कुट, जहाँ थोड़ा थोड़ा मंडवा हो रहा है इसका, उसको बाड़ी कहते हैं। वो गर्म पानी के डालने से हलवा टाइप में बनाते हैं, उसमें मीठा भी नहीं डालते, उसको ऐसे ही खा लेते हैं दाल दूल में। वैसे प्रोसेसिंग के बारे में तो हम तो नहीं जानते, हम तो किसान है, हम खाली उत्पादन करना जानते हैं। अब प्रोसेसिंग करके, वैसे इसकी एक विशेषता ही है, अन्य जैसे हमारे जो ग्रेन है वो कीड़े उड़े लगने का डर रहता है, इसमें सबसे बड़ी खूबी है इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। बस इसे नमी नहीं आनी चाहिए, स्टोर करने के लिए भी ज्यादा, भंडारण करने के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सूखी जगह पे रख दो। इसे अन्य मैं तो गेहूं में भी रखता हूँ इसको, तो गेहूं में भी घुन वगैरह नहीं लगता इसके कारण। इसकी जड़ें बहुत अच्छी घनी होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। जब इसकी जड़ सड़ती है तो अगली फसल के लिए खाद का काम करती है। पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं, घास भी होती है, बाद में मीठी मीठी होती है। वो जब हरा रहता है तो उस समय हम कुट्टी काट के देते हैं, क्योंकि मोटा होता है थोड़ा ये, तो हम इसको कुट्टी काट के देते हैं। वो अगर ज्यादा हो गया तो इसको सुखा के संभाल के रखने से गर्मियों में जिस समय कोई हरा चारा कम रहता है उस समय इसको दे देते हैं। मेरा तो 1 एकड़ के करीब खेत है, इतना ही मेरे पास है, उतना ही करता हूँ मैं। अपने लिए जितना रखते हैं, उसके अलावा जो बचता है वो हम फालतू बेच देते हैं। उत्पादन ठीक हो गया तो ज्यादा बेच देते हैं, वैसे ठीक हो जाता है। लगभग जितना हमारा धान में होता है उतना ही हो जाता है। इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, इसमें बार बार सिंचाई की जरूरत है नहीं, बारिश जितनी हो गई अच्छा है। सरसों कर लेते हैं, कभी कभी चना डाल लेते हैं उसमें। किसान थोड़ा थोड़ा तो सभी लगाते हैं अपने उपयोग के लिए, लेकिन बेचने के लिए नहीं लगाते, क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं बाजार क्या बोलता है, कब क्या बोलता है। अगर अच्छी कीमत मिलने लग जाएगी तो लोग लगाएंगे। ये तो बहुत सरल है, एक बार लगा दो, उसके बाद तुम देखने भी नहीं जाओ और कटाई के टाइम पे कटाई करके ले आओ। अगर इसमें 15 दिन तक पानी भी नहीं आया तो सूखता भी नहीं है, उसके बाद 15-20 दिन में एक बारिश पड़ गई तो फिर हो जाता है। इसमें विशेष दवाइयों का, कीटनाशकों का, इनका मैं बोल रहा हूँ, इसके बीज में कीड़ा तक नहीं लगता। जैसे गेहूं धान में लग जाते हैं ना कीड़े, हमने जो अनाज स्टोर करके रखा है इसमें नहीं लगता। इसको बस नमी से बचाना है और कुछ नहीं करना है स्टोर करने के लिए। अभी तो सरकार भी प्रयास करेगी, किसान भी प्रयास करेंगे, ये एक हाथ से तो ताली बजेगी। किसान तो नहीं कर सकते, सरकार इसमें सहयोग करेगी, कुछ प्रोत्साहन देगी। पहाड़ में जो हमारे असिंचित क्षेत्र है वहाँ की इसकी खेती की जा सकती है और किसान भी इसके लिए तैयार होंगे, सरकार भी तैयार होगी, तो इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। हमने धरोहर जो, हाँ, किसान सम्मान निधि 500 रुपए महीने के हिसाब से मुझे पिछले 2-2.5 वर्षों से प्राप्त हो रही है। क्या बात है रजनीश, कितनी बढ़िया तरीके से हमारा किसान भाई बोल रहे थे और मंडवा यानी कि क्वाद के बारे में बताया। और खास बात ये रही कि इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, बस नमी से बचा के रखना है, सेहत से भरपूर। बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए हमारे किसान भाई बहन कितना जानते हैं और कितनी अच्छी उनकी ज्ञान है इस विषय में। और हम सबको मतलब कि बस उन्होंने कहा कि थोड़ी सी नमी से बचाना है, तो फिर किसी तरह की आपको कोई और टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम किसान की बात यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिव नंदन लाल और मैं प्रतिमा शर्मा और मैं रजनीश, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।